नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कालखंड पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से एक बालक को चाणक्य ने पढ़ा लिखा करके एक महान योद्धा बनाया और चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने यह आज्ञा दी कि वो जंगलों में जाकर के अपनी सेना इकट्ठी करें और चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य का आशीर्वाद लेकर के वहां से चल दिए। जंगलों में जाकर के उन्होंने सेना बनाना आरंभ कर दी। आइए दोस्तों, अब आगे की बात करते हैं, इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या हुआ? जंगलों में चंद्रगुप्त मौर्य पहुंचे और जंगलों में थोड़ी बहुत उन्होंने सेना इकट्ठी करी। जहां वो रहते थे, जो कबीलियाई लोग थे, जो भी जंगल के लोग थे, उनको उन्होंने इकट्ठा करना शुरू करा और एक छोटी सी सेना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने वो बना ली। दोस्तों, ये वही समय था जब सिकंदर अपनी सेना को लेकर के इंडिया जीतने के लिए आ रहा था और भारत विजय का सपना उसने अपनी आंखों में सजा रखा था। यही सब कुछ करते हुए वो सारी दुनिया को जीतता हुआ, पर्शिया को जीतता हुआ आगे बढ़ा और भारत के मुहाने पर आकर के खड़ा हो गया। अब दोस्तों, हमें देखने को मिलती है बैटल ऑफ हाइडेस्पस। हिस्ट्री में बैटल ऑफ हाइडेस्पस इसे बोला जाता है, जो बैटल झेलम के किनारे हुई थी और महाराज पोरस और सिकंदर के बीच में हुई थी। अब दोस्तों, जो हिस्ट्री है, ग्रीक हिस्ट्री, जो ग्रीक हिस्टोरियंस ने लिखी है, उसमें कई तथ्य मिलते हैं और उसमें ग्रीक हिस्टोरियंस ने यह लिखा है कि महाराज पोरस जो हैं वो सिकंदर से हार गए थे। लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों, महाराज पोरस सिकंदर से हारे नहीं थे। महाराज पोरस ने सिकंदर को धूल चटा दी थी। मैं आपको बताता हूं कैसे। जब सिकंदर आगे बढ़ा और उसने इंडिया को देखा और इंडिया की तरफ उसने अटैक करना चाहा, तो सिकंदर ने सबसे पहला हमला जो किया वो तक्षशिला पर किया। तक्षशिला का जो राजा था दोस्तों, वो था अंभी। अंभी कोई बहुत ज्यादा महान राजा नहीं था, वो एक डरपोक राजा था और वो पोरस राजा जो थे उनका कट्टर दुश्मन था। तो जब सिकंदर आया और सिकंदर का सीधा सा एक ही प्लान रहता था, वो सबसे पहले जाकर के किसी भी राजा पे जाकर के अपना एक दूत भेजता था और उनको बोलता था कि या तो आप मेरे से संधि कर लो वरना मैं आपसे युद्ध करूंगा। संधि करने का मतलब है कि आप मेरे अंडर रूल करोगे, मेरे आधिपत्य में रहोगे और अपना राज्य जैसे आप चला रहे हो वैसे ही चलाओगे, लेकिन वो राज्य असल में मेरा होगा। तो इस तरीके का प्रस्ताव अंभी के सामने उसने रखा और अंभी क्योंकि एक डरपोक राजा थे, तो अंभी ने सिकंदर का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए सिकंदर से हाथ मिला लिया और भारत विजय के मिशन पर जो सिकंदर निकला हुआ था उसके साथ अब अंभी भी जुड़ गए। तो अंभी पहले से ही पोरस को अपना दुश्मन मानते थे। ये बात आगे बढ़ी, सिकंदर जो है वो आ गया सिंध के मुहाने तक। अब सिंध जो है वो राजा पोरस के आधिपत्य में आता था, राजा पोरस का राज्य था। अब यहाँ पर एक नदी है, झेलम नदी जिसको हम बोलते हैं। ग्रीक में इस नदी को बोला जाता है हाइडेस्पस। हाइडेस्पस, बैटल ऑफ हाइडेस्पस जो ग्रीक हिस्टोरियंस ने लिखी है वो इसी नदी के दोनों तरफ हुई है। अब इस नदी के इस तरफ थे राजा पोरस और उनकी सेना, जिसमें कि हाथी थे और सिकंदर की सेना ने आज से पहले ये वॉर हाथी नहीं देखे थे, ये वॉर एलिफेंट्स नहीं देखे थे। सिकंदर की सेना सिर्फ इन एलिफेंट्स को देखते ही डर गई थी। अब होता है युद्ध। युद्ध हुआ मई के महीने में। ये मई का महीना वही था जब प्री मॉनसून इंडिया को हिट करता है। अब इस वातावरण में जब भारी भीषण वर्षा हो रही है, आंधी तूफान हो रहा है, वो सिकंदर की सेना जो है उसके पैर उखड़ने लगे और इस वक्त जो झेलम नदी है वो पूरे उफान पर रहती है दोस्तों। तो इस उफान को देखते हुए सिकंदर कई महीनों तक तो वो नदी पार ही नहीं कर पाया और जब सिकंदर ने वो नदी पार कर ली तो इतना भीषण युद्ध हुआ। ये बात तो ग्रीक हिस्टोरियंस भी लिखते हैं कि वो सिकंदर की जिंदगी का सबसे भीषण युद्ध था। सिकंदर ने भी इस बात को कबूला। ग्रीक हिस्टोरियंस ने आगे ये लिखा कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, जबकि सत्य ये है कि सिकंदर ने पोरस को नहीं हराया। पोरस ने एक तीर ऐसा मारा था जो सिकंदर की पसलियों तक भेद गया था। जो सिकंदर को चोटें उस युद्ध में लगी, आगे चलकर कहीं ना कहीं वही उसकी मृत्यु का कारण बनी। बाद में ग्रीक हिस्टोरियंस ने यह लिख दिया कि वो नशे के कारण या अन्य किसी बीमारी के कारण मारा गया, लेकिन ऐसा नहीं था। तो अब जब राजा पोरस ने सिकंदर को हरा दिया, सिकंदर यहां से वापस जा रहा है, तो सिकंदर ने यह घोषणा कर दी कि मैं 10 साल तक जितने भी मैंने युद्ध लड़े हैं वो सारे जीता हूं, केवल भारत में जो युद्ध लड़ा उसको छोड़ करके। लेकिन जब सिकंदर वापस पहुंचा तो ग्रीक हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने अपने राजा की बढ़ाई करने के लिए केवल ये लिख दिया कि पोरस हार गए थे और
युद्ध जो है वो सिकंदर जीता था। अब आते हैं चंद्रगुप्त और चाणक्य वाली कथा पर दोस्त। चाणक्य जो थे वो इस समय क्या कर रहे थे, वो 16 महाजनपदों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे ताकि सिकंदर से युद्ध लड़ा जा सके। चाणक्य को यह बात कहीं ना कहीं पता थी कि जो सिकंदर है वो सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए वो धनानंद के पास भी गए थे और धनानंद ने उनकी बात पर ध्यान न देते हुए उनका भारी अपमान किया और उनको सभा में से बाहर निकलवा दिया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने पंजाब के कई राजाओं को अपने साथ लिया। पंजाब के कई छोटे छोटे हिस्से चंद्रगुप्त ने अपनी सेना के माध्यम से जीते और पंजाब का राजा हो गया चंद्रगुप्त और प्रधानमंत्री हो गए चाणक्य। अब ये सब कुछ देखने के बाद जब उसके पास थोड़ी सी ताकत आ गई, चंद्रगुप्त मौर्य ने थोड़ी सी ताकत इकट्ठी कर ली, उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं जो है पाटलिपुत्र पर हमला कर सकता हूं। पाटलिपुत्र जो है वो मगध की राजधानी है। पाटलिपुत्र पर जब हमला करा तो वहां पर उनको पहला जो युद्ध हुआ है उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि डायरेक्ट पाटलिपुत्र पे हमला कर दिया और उस वक्त की सबसे बड़ी सेना धनानंद के पास थी। ये बात उनको थोड़ी देर से पता लगी और जब दोबारा से उन्होंने हमला करने की सोची तो उन्होंने जो पाटलिपुत्र के चारों तरफ का एरिया है, जो मगध के चारों तरफ का एरिया है, उस पर धीरे धीरे अटैक किया और उस पर धीरे धीरे अटैक करते करते एक टाइम वो आया जब उन्होंने धनानंद को भी हरा दिया और धनानंद को भी मार दिया। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि धनानंद को मार दिया गया, लेकिन जैन जो इतिहासकार हुए हैं, जैनों के जो हस्तलिपि हमें मिलती है उसमें ये लिखा हुआ है कि धनानंद को चंद्रगुप्त ने छोड़ दिया था और उनको जितना भी धन एक रथ में आ सके उतना ले जाने के लिए बोला था। लेकिन वाइडली एक्सेप्टेड फैक्ट यह है कि चंद्रगुप्त ने धनानंद को मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस तरीके से मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने करी और कई महाजनपदों को मिलाकर के एक अखंड भारत की स्थापना करी। लेकिन इसमें दो महाजनपद जो कि है तमिल और कलिंग, ये दोनों नहीं थे। आगे चल करके बिंदुसार और उसके बाद अशोक ने जो है कलिंग और इनको मिलाया है और अखंड भारत निर्माण किया है। तो इस तरीके से एक छोटे से बालक ने एक अच्छे गुरु उनको मिले चाणक्य के रूप में और चाणक्य ने एक छोटे से बालक को महान सम्राट बना दिया। अब इसी स्टोरी में अगर आगे चलें तो आगे क्या होता है कि उधर 323 बीसी में अलेक्जेंडर जो है, सिकंदर जो है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसी का एक सेनापति सेल्यूकस जो है वो गद्दी पे आ जाता है। अब सेल्यूकस ने यह ठानी थी कि जो सिकंदर अपने जीवन में नहीं कर पाया वो मैं करूंगा। इसका मतलब भारत विजय जो सिकंदर नहीं कर पाया था वो अब मैं करूंगा। तो सेल्यूकस जो है वो आ जाता है भारत विजय का सपना देखता हुआ बाप दोबारा से भारत। अब भारत पे वो हमला करता है और इधर चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो उससे पूरा पूरा लोहा लेते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य भारी पड़ते हैं सेल्यूकस की सेना पर और उसको हरा दिया जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो चाणक्य की सूझबूझ का भी था। तो जब सेल्यूकस हार गया तो सेल्यूकस ने बलूचिस्तान, हेरात, कंधार और अन्य कई राज्य जो हैं वो चंद्रगुप्त को दे दिए। अब चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य है वो इतना विशाल हो गया और चंद्रगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त हो गए। इसी के साथ सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तो एक वैवाहिक संबंध सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच स्थापित हो गए और आगे चल करके ग्रीक से जो ये दुश्मनी चली आ रही थी अलेक्जेंडर के टाइम से, सिकंदर के टाइम से, वो कहीं ना कहीं उस पे विराम लगा। अब बात करते हैं चाणक्य की दोस्तों। चाणक्य ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी जो भारत में है उसकी नींव रखी और एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनाई। जितने महाजनपद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सैन्य अभियानों से जोड़े थे अपने राज्य में, उसकी एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट पाटलिपुत्र में स्थापित की गई और वहीं से सारे महाजनपदों के लिए आदेश जाने लगे और एक अच्छा बिजनेस क्राइटेरिया बनाया गया, एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम बनाया गया, एक अच्छी गवर्नेंस बनाई गई और ये सबका श्रेय चाणक्य को जाता है। आगे चल करके आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र भी लिखा दोस्तों। तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी, मौर्य वंश की स्थापना की कहानी। आगे मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस लाता रहूंगा और अगर आपने कालखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, एक एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं आगे आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।